and welcome to the fourth lecture of our laws of motion discussion. In the last three lectures, we discussed the three important laws of motion. We discussed the first law, we discussed the second law, and we also discussed the third law. In this lecture, let's begin our discussion with some of the very important questions, some of the very important forces involved in mechanics, right? So let's begin our discussion with the first important force, that is the gravitational force. But before that, let me remind you what we discussed in physical world. Physical world में हम लोगों ने डिस्कस किया था that physical world is preface to the chapter of or to the book of physics. It is the preamble to the constitution of physics. Physical world एक introduction था हमारे पूरे physics के goals का. And in that chapter we discussed that physics is the study of 10 important forces. Physics क्या है? एक study है 10 important forces का. The 5 fundamental forces are the 5 forces of mechanics. Mechanics में हम लोगों को 5 force पढ़ना है. mg, that is the gravitational force. Normal, ठीक है, जो कि किसी surface की वजह से लगता है. Tension, धागे में लगता है, string में. स्प्रिंग फोर्स एंड फिफ्थ वन इज फ्रिक्शन. ये 5 फोर्स हम लोग मैकेनिक्स में यहां पे चर्चा करेंगे. 2 फोर्स हम लोग फ्लूइड में चर्चा करेंगे, बायंट फोर्स और विस्कस फोर्स. ये 7 फोर्स क्लास 11th में करेंगे एंड 3 फोर्स क्लास 12th में डिस्कस करते हैं हम लोग. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड देन वी हैव न्यूक्लियर फोर्स, राइट. ये 10 फोर्सेस को हम लोग पूरे फिजिक्स में पढ़ते हैं. सो लेट्स डिस्कस the first important force, that is the gravitational force. So जो पहला important force है हमारा वो है gravitational force. Gravitational force. Gravitational force जो है, हालांकि ये किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, लेकिन हम लोग gravitational force में भी एक बहुत ही important केस पढ़ेंगे and that is known as weight. That is known as weight. And what is weight? Force due to gravity. Force due to gravity or earth. Force due to gravity or earth on an object. On an object. किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी मतलब अर्थ जो फोर्स लगाता है, that particular force is called weight. For example, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m है, तो इस ब्लॉक पर अर्थ नीचे से एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग mg कहेंगे. सो व्हाट इज mg? दिस इज फोर्स और वेट ऑफ बॉडी एंड दिस कैन बी रिटन एज इट इज फोर्स बाय अर्थ ऑन द बॉडी. रिमेंबर दिस पॉइंट, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं. दिस इज द फोर्स बाय अर्थ. कौन लगा रहा है इस फोर्स को? अर्थ लगा रहा है. और किस पर लग रहा है? बॉडी पर. अब बोलेंगे सर इसमें कौन सा बड़ा बात है, सबको तो पता होता है ये. लेकिन अगर मैं यहां टेबल बना दूं तो आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या है? ब्लॉक जो टेबल पे फोर्स लगा है. बिल्कुल नहीं. mg ब्लॉक पर लगता है और लगाने वाला कौन है? अर्थ. ये पॉइंट ध्यान रखना है. चाहे ये ब्लॉक कहीं भी लगा है, ये जो हम लोग mg दिखाए हैं, ये जो mg है ये कहां पर लग रहा है? बॉडी पर. कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है. ठीक है. जब इस ब्लॉक को इस टेबल पे रखेंगे तो एक और फोर्स लगेगा एंड दैट इज ड्यू टू द कांटेक्ट ऑफ दिस बॉडी विद दिस सरफेस. इस बॉडी के इस सरफेस के कांटेक्ट की वजह से एक और फोर्स लगेगा. दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल, जो कि हमारा दूसरा फोर्स होगा. उससे पहले वेट के बारे में 1-2 बात और चर्चा कर लें. सो वेट अर्थ की वजह से लगता है. कितना लगता है? m इंटू जी. m क्या है? इसका मास. और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट. रफली हम लोग 10 भी लेते हैं कभी कभी. तो ये वेट होता है, इस बात को याद रखना है. दूसरी बात कि ये जो वेट है इसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाएंगे. इसका डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाएंगे. सो ये जो वेट होगा ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाना है आपको.
वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, हमेशा। ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस की जगह मैं इस तरह से इंक्लाइन प्लेन ले लूं, तो इस केस में भी ये देखिए, इसको हम लोग इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये एंगल थीटा है, थीटा को हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये वो सरफेस है, इस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास m है, ठीक है। इस केस में भी अगर mg दिखाना हो वेट, तो वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, मतलब इस पर भी वेट हम लोग ऐसे दिखाएंगे, इस तरह से इस पर वेट mg दिखाएंगे। समझना है चीजों को अच्छे से, इस पर भी वेट mg इस तरह से नीचे दिखाएंगे, ठीक है। अगर मैं एक वॉल ले लूं, ये देखिए एक वॉल है, ये वर्टिकल वॉल, कैसा वॉल है, वर्टिकल वॉल। इमेजिन कीजिए कि यहां पे एक वॉल है और इस वॉल पर हम एक ब्लॉक को फंसा के रखे, जैसे ऐसे देखिए, दिस इज द वॉल, और ये एक ब्लॉक है, इसको मैंने ऐसे दबा के रखा हुआ है। इस चीज को मैं यहां दिखा रहा हूं, तो ये ब्लॉक है और ये जो ब्लॉक है इसका मास m है, और इस ब्लॉक को इस तरह से पुश करके इस वॉल के अगेंस्ट रखें, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि इस ब्लॉक पर mg किधर रहेगा, तो mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। सो दिस इज आवर फर्स्ट फोर्स mg। mg कैसे दिखाते हैं ये आपको सीखना है, और ये जो मैं डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूं, इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, शॉर्ट में इसको हम लोग FBD कहेंगे। पूरे मैकेनिक्स में, पूरे फिजिक्स में आपको ये काम करना है, जब भी फोर्स लगेगा then you will draw this diagram, free body diagram, and remember the definition of free body diagram, because this point is going to make an important point for your syllabus। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि बार बार जब भी आपको मिस्टेक होगा तो तभी मिस्टेक होगा अगर आप ये डेफिनेशन भूलेंगे। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। It is representation of forces acting on the bodies। मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं, acting on the body। आपको उन फोर्सेस को दिखाना है जो बॉडी पर लग रहे हैं। बॉडी कौन सा फोर्स लगा रहा है वो नहीं दिखाना है, बॉडी पर कौन सा फोर्स लग रहा है वो दिखाना है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो वहां कंफ्यूजन होता है। तो आपको इसे याद रखना है कि फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग क्या दिखाते हैं, forces acting on the body, ठीक है। So this is our first force, gravitational force। I hope this is clear। Now let's discuss the second important force, and this is called normal। ये दूसरा फोर्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। Sometimes in various books they also write reaction force, or they also called normal reaction। तीनों एक ही चीज है, नॉर्मल कहे, रिएक्शन कहे या नॉर्मल रिएक्शन कहे, तीनों एक ही चीज है। ज्यादातर यूज होता है नॉर्मल, इसलिए मैं नॉर्मल लिख रहा हूं। शॉर्ट में इसको n से लिखते हैं। तो व्हाट इज नॉर्मल, सो दिस इज द कांटेक्ट फोर्स, दिस इज द कांटेक्ट फोर्स generated, this is the contact force generated when two surfaces comes in contact, and then they push each other away perpendicularly to the surface। ये डेफिनेशन है।
जब समझिए नॉर्मल कब लगेगा, जब दो सरफेस किसमें आएंगे, कांटेक्ट में। जैसे यहां देखिए एक ब्लॉक है और ये टेबल है, मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। दिस इज द ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है और देखिए ये ब्लॉक का सरफेस है और ये समझिए टेबल है। तो ये ब्लॉक का सरफेस इस टेबल के सरफेस के कांटेक्ट में आया। सो बिकॉज ऑफ दिस कांटेक्ट अ फोर्स विल बी जनरेटेड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, एंड दिस फोर्स will act in such a way that they will push each other away। ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो टेबल है एक दूसरे को अवे पुश करेगा, मतलब दूर की तरफ। मतलब ये वाला मेरे हथेली पर फोर्स नीचे लगाएगा और मेरा हथेली इस पर फोर्स ऊपर लगाएगा। सो रिमेंबर दिस, ये जो ब्लॉक मेरे हथेली पे या टेबल पे फोर्स लगाता है दैट इज नॉट mg, दैट इज नॉर्मल। वो क्या है, नॉर्मल। ब्लॉक सरफेस पे जो फोर्स लगाता है वो क्या है, नॉर्मल। ये ब्लॉक इस सरफेस पे नॉर्मल नीचे लगाएगा, ये सरफेस इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर लगाएगा। नाउ व्हाट वी आर ड्राइंग, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें क्या दिखाते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी पर लगने वाला फोर्स। सो दिस इज द बॉडी, ये बॉडी है हमारा, ये ब्लॉक बॉडी है। जब ये ब्लॉक इस टेबल के कांटेक्ट में आया तो दो फोर्स लगा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही थर्ड लॉ है न्यूटन का। दो फोर्स लगा, ये ब्लॉक इस टेबल पे फोर्स नीचे लगाया, ये फोर्स किस पर लग रहा है, टेबल पर। फिर से सुनिए, इस ब्लॉक ने इस टेबल पे फोर्स लगाया नीचे की तरफ, ये फोर्स किस पे लग रहा है, टेबल पे। कौन लगा रहा है, ब्लॉक। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल बाय द ब्लॉक। मुझे बाय द ब्लॉक फोर्स नहीं दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है, ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स। तो जब ये ब्लॉक टेबल के कांटेक्ट में आया तो एक और फोर्स लगा, टेबल ने ब्लॉक पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाया ऊपर की तरफ। दैट इज द फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द टेबल, एंड उस फोर्स को हम लोग दिखाएंगे। उस फोर्स को यहां दिखा रहे हैं, देखिए, दिस इज द नॉर्मल। सो दिस इज नॉर्मल ऑन द ब्लॉक, नॉर्मल ऑन द ब्लॉक बाय टेबल। ठीक है, एक बात और, ये मैंने सब स्टूडेंट लोग को देखा है, दे यूज्ड टू से नॉर्मल mg के बराबर। ऐसा नहीं है, आज जान लो, नॉर्मल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई आई एम डिनोटिंग इट विद n। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि mg हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं करना है कि mg होगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा केस हो कि ये ब्लॉक है, इस टेबल पे रखा हुआ है और ये ब्लॉक रुका हुआ है और बस यही दो फोर्स लग रहा है, तो रुका हुआ है, एक्सलेशन नहीं है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। एक्सलेशन 0 है तो नेट फोर्स 0, यही न्यूटन का सेकंड लॉ है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। तो जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, तो n का वैल्यू mg होगा। बट दिस इज नॉट द केस ऑलवेज, ये हमेशा केस नहीं होगा, अलग अलग केस में अलग अलग होगा। ठीक है, आगे चलिए, नॉर्मल के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। जैसे यहां देखिए, ये इंक्लाइंड प्लेन है। व्हाट इज दिस, इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे जब ये ब्लॉक कांटेक्ट में आएगा तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा। लेकिन मुझे क्या बनाना है, FBD, जिसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, फोर्सेस ऑन द ब्लॉक, तो हम लोग नॉर्मल दिखाएंगे। अच्छा, एक बात और, लॉज ऑफ मोशन में इस तरह से कलरफुल पेन से दिखाना है। आप ये मत सोचिए कि हम सुंदर लिखने के लिए दिखा रहे हैं, इसका रीजन, ये जो फोर्स है mg, फोर्स को मैंने रेड पेन से दिखाया है, तो देखिए मैं नॉर्मल को भी रेड पेन से दिखाऊंगा। आगे चल के हम लोग कंपोनेंट लेंगे फोर्स का, तो फिर मुझे उसको दूसरे पेन से दिखाना पड़ेगा। दैट विल रिप्रेजेंट कि वो फोर्स नहीं है, वो फोर्स का कंपोनेंट है। जो फोर्स है उसको मैंने डिफरेंट पेन से दिखाया, कंपोनेंट्स को डिफरेंट पेन से दिखाते हैं। इन जनरल बच्चा लोग क्या करता है, एक ही पेन ब्लू पेन लिया और खींच खाच कैसे कर दिया, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा फोर्स है, कौन सा कंपोनेंट है, किधर इक्वेशन लिखना, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए आदत डालिए, शुरुआत में सीखने टाइम आप कोशिश कीजिए कि व्हाइट कॉपी में अगर डायग्राम बने तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, व्हाइट कॉपी में ही पूरा लॉज ऑफ मोशन करें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी करें व्हाइट कॉपी में, रूलिंग कॉपी में ही कर रहे हैं, तो कम से कम कलरफुल पेन का यूज जरूर करें। धीरे धीरे जब आप सीख जाओगे तो फिर आप
जैसे रफ में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको रफ में ही बनाना है। तो इस पे नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा। अगर मैं पूछूं यहाँ पे नॉर्मल किधर लगेगा बताइए, तो देखिए ये ब्लॉक, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल ऐसे रहेगा, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। आगे और देखिए, एक और डायग्राम से मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये ब्लॉक है और इस बार मैंने सरफेस ऐसे लिया है, ये देखिए दो सपोर्ट है। तो आपको नॉर्मल लगाने के लिए नॉर्मल कब लगता है, जब कांटेक्ट, जब क्या हो, देखिए मैंने लिखा है ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स। mg इज नॉट अ कांटेक्ट फोर्स, ऐसा थोड़ी है, ये ब्लॉक है, ये एक बॉटल है, ये हवा में है, अर्थ से भी कांटेक्ट तो नहीं है, तो mg नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? mg तो हमेशा लगता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, कोई कांटेक्ट की वजह से नहीं। लेकिन नॉर्मल कब जनरेट होता है, जब कांटेक्ट, बिना कांटेक्ट के नॉर्मल जनरेट नहीं होगा। सो सी दिस पॉइंट, ये जो ब्लॉक है इस पे मुझे नॉर्मल दिखाना है, mg तो नीचे रहेगा, वो सीख लिया, इस पे नॉर्मल दिखाना है। नॉर्मल वहां लगेगा जहां कांटेक्ट है। कहां कांटेक्ट है, देखिए ये जो सरफेस है, ये जो ब्लॉक है, इसका यहां इससे कांटेक्ट है और इससे कांटेक्ट है, तो इस दो पॉइंट पर नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अब इस कांटेक्ट को ऑब्जर्व कीजिए, दो बॉडी है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले का सरफेस है ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और नीचे वाले का कॉर्नर है, देखिए ये कॉर्नर है, मतलब यहां जो कांटेक्ट हो रहा है वहां पे एक सरफेस कांटेक्ट है, मतलब एक बॉडी का सरफेस है और दूसरे बॉडी का कॉर्नर है। जब भी यहां पे क्या था, देखिए दोनों सरफेस था, इस ब्लॉक का भी सरफेस था, इस टेबल का भी सरफेस था, यहां भी देखिए इस ब्लॉक का भी सरफेस था, इस टेबल का भी सरफेस था, दोनों का सरफेस कांटेक्ट में था। यहां भी ब्लॉक का सरफेस था, यहां भी वॉल का सरफेस था, दोनों बॉडी जो कांटेक्ट हो रहा है उनका सरफेस लाइंस है। लेकिन यहां पे क्या है, एक का तो लाइन है, दूसरे का कॉर्नर है। तो जब भी लाइन और कॉर्नर, जब सरफेस हो तब कोई दिक्कत नहीं, सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन जब सरफेस और कॉर्नर हो तब भी आपको सिर्फ सरफेस को देखना है, कॉर्नर को नहीं देखना है, सरफेस के ही परपेंडिकुलर दिखाना है जो सरफेस कांटेक्ट में है। तो देखिए दो चीज कांटेक्ट में है, यहां पे ये सरफेस और ये कॉर्नर, तो देखिए इस पे नॉर्मल, ये जो सरफेस है ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाएंगे ऐसे n1, क्योंकि दो लगेगा इसलिए दो के लिए एक को n1 दिखा दूंगा, एक को n2। आगे देखिए यहां पे सरफेस देखिए ऐसे है, कांटेक्ट वाला देखना है, ये सबको नहीं देखना है, कांटेक्ट देखिए, ये कांटेक्ट ऐसे हो रहा है सरफेस और ये कॉर्नर, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ये n2 सेकंड नॉर्मल होगा। तो अगर एक सरफेस एक कॉर्नर हो तो आपको सरफेस को देख के नॉर्मल लगाना है। एक बार फिर से समझिए इसको, जैसे मान लीजिए ये एक वॉल है, ये एक वॉल है और ये एक सरफेस है, ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार करेंगे। इस तरह से एक लैडर को यहां रख दिया, क्या है ये लैडर। अब देखिए जो लैडर है ये कहां टच कर रहा है, यहां पे और यहां पे। अब जहां कांटेक्ट रहा वो देखिए, ये जो कांटेक्ट है वहां पे देखिए इस वॉल का मतलब फ्लोर का तो सरफेस है, लेकिन बॉडी का तो कॉर्नर है, मतलब एक कॉर्नर एक सरफेस, एक कॉर्नर एक सरफेस में नॉर्मल कैसे दिखाएंगे, सरफेस को देख करके। तो सरफेस देखिए ऐसे है, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ये एनिमल। यहां देखिए ये रहा सरफेस और ये दूसरे का कॉर्नर है, आप सरफेस के परपेंडिकुलर दिखाएंगे, ये रहा सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे n2। ठीक है, तो अगर एक कॉर्नर एक सरफेस हुआ तो हमेशा सरफेस को देख कर दिखाएंगे। लेकिन आप में से कोई पूछ सकता है सर अगर दोनों कॉर्नर रहा तो, उसके लिए मैं एक और डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये मान लीजिए एक वॉल है और ये दूसरा वॉल है और मैं एक बॉडी ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, इसका भी दो जगह कांटेक्ट है। पहले आप यहां देखिए, इस पॉइंट पे देखिए एक सरफेस है ये वाले बॉडी का और इसका कॉर्नर है जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट का तो ये कॉर्नर है ना और इस बॉडी का सरफेस है, तो सरफेस और कॉर्नर में तभी हम लोग सीखे सरफेस को देख के लगाएंगे। तो ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर ऐसे लगा दिए, इसको n1 मान लेते हैं। लेकिन लुक एट
दिस पॉइंट। इस बॉडी का भी ये कॉर्नर है, देखिए बॉडी का ये कॉर्नर है, और ये सपोर्ट जो है उसका भी ये कॉर्नर है, दोनों का ये क्या है, कॉर्नर। अगर दोनों सरफेस, दोनों बॉडीज के कॉर्नर कांटेक्ट में हो, तब हम लोग नॉर्मल का एग्जैक्ट डायरेक्शन अभी नहीं बता सकते, ठीक है, कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बता सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल को एक वैल्यू ना लेते हैं, भाई नॉर्मल तो एक फोर्स है, उसके कंपोनेंट होंगे कितने होंगे, सो हम लोग नॉर्मल ना दिखा करके नॉर्मल को कंपोनेंट फॉर्म में दिखाते हैं, बोलते हैं देखो एक उस नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट nx होगा, दूसरा ny होगा, और जब nx सॉल्व करके क्वेश्चन जैसा होगा, क्वेश्चन में सॉल्व करने से nx ny जब निकल जाएगा तो फिर हम लोग उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि nx i कैप ny j कैप में होगा, तो कोई भी वेक्टर को हम लोग वेक्टर डायग्राम बना करके एंगल वगैरह तो निकाल ही सकते हैं। तो जब भी दो सरफेस कॉर्नर कांटेक्ट में हो, मतलब दो बॉडी के कॉर्नर कांटेक्ट में हो, तो नॉर्मल को आप कंपोनेंट फॉर्म में लेंगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। इस बात को मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रखे। व्हेन टू कॉर्नर्स आर इन contact, then normal is taken in component form, तब नॉर्मल को हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में लेते हैं। नॉर्मल के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है, और जब तक मैं अगला फोर्स ना बताऊं तब तक आप मान के चलेंगे कि दुनिया में कितना फोर्स होता है, दो, एक तो mg, एक तो नॉर्मल, और अगले कुछ लेक्चर तक हम लोग बस इन्हीं दो फोर्सेस को लेकर के सारा चर्चा करेंगे, ठीक है। जब इन दोनों फोर्सेस में आपको फ्लुएंसी आ जाएगा, सारी बातें मैं डिस्कस कर दूंगा, तब हम लोग तीसरे फोर्स की तरफ बढ़ेंगे, इसका नाम होगा टेंशन। अभी बस इन दो फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से सीखना है, ठीक है। पहले इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। So let's discuss one very important question, and the question is on inclined plane. ये एक inclined plane है, और जैसा मैंने अभी कहा कि जब तक मैं आगे ना पढ़ाऊं तो आपको बस दो ही फोर्स याद रखना है, एक mg और एक नॉर्मल। mg वर्टिकली डाउनवर्ड और नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, दोनों ब्लॉक पे लग रहा है, mg ब्लॉक पर लग रहा है, अर्थ लगा रहा है, नॉर्मल भी ब्लॉक पे लग रहा है, और कौन लगा रही है, टेबल या ये इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। और ये जो सरफेस है, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो स्मूथ है, अभी नहीं भी कहे तो भी आप उसको स्मूथ ही समझेंगे। स्मूथ का मतलब होता है उस पर कोई फ्रिक्शन ना लगे। आगे चल के जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहां क्वेश्चन कहेगा कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है वो रफ है, उसका कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट देगा, तो वो हम लोग फ्रिक्शन में चर्चा करेंगे। अभी ये इंक्लाइंड प्लेन है, और आपसे क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक, and normal on the block for the figure shown। ये फिगर दिया हुआ है, ये इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, ये ब्लॉक दिया हुआ है। मैकेनिक्स में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, और आपको इन स्टेप्स को आगे से याद रखना है। मैं यहाँ ये इन स्टेप्स को लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग उसको एलोबरेट करके, मैं जो लैंग्वेज कहूंगा वो आप लिखते जाएंगे। स्टेप 1 होगा ड्रॉ एफबीडी। जो भी सिचुएशन होगा उसका आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, पहला काम। सेकंड स्टेप होगा टेक टू परपेंडिकुलर एक्सिस। आपको दो एक्सिस लेने होंगे जो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब ये एक्सिस लेने के लिए रूल है, दो रूल है, समझिएगा। रूल नंबर 1, या तो ब्लॉक मोशन में होगा या तो ब्लॉक रुका हुआ होगा, ये दो केस हो सकता है। सो इफ द ब्लॉक इज इन मोशन यू हैव टू टेक वन एक्सिस along the motion। लिख रहा हूं, इफ द ब्लॉक इज इन मोशन, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, if the block is in motion
take one axis along the motion. मतलब क्या से देखिए, ये जो ब्लॉक है, अगर मैं इसे इंक्लाइन प्लेन पे इस ब्लॉक को छोड़ दूं, लीव कर दूं, तो ये ब्लॉक क्या होगा, नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, डाउन द इंक्लिनेशन जाएगा। तो हम लोग एक एक्सिस इसी डायरेक्शन में ले लेंगे। देखिए जो मैं डॉटेड से दिखा रहा हूं ना, ये एक एक्सिस है हमारा। सो दिस इज वन ऑफ द एक्सिस एंड दिस एक्सिस इज एक्सिस along the inclination. This is the axis along the inclination. तो पहला एक्सिस आपको किधर लेना है, अगर ब्लॉक मोशन में है तो along the motion, और हम लोग कितने एक्सिस लेने हैं, दो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पहला ले लिए तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो देखिए दूसरा इसके परपेंडिकुलर ब्लॉक से पास करता हुआ इस तरह से। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे परपेंडिकुलर काहे नहीं बनाए, भाई ब्लॉक यहां है तो यहां से बनाएंगे। So this is perpendicular to inclination. लेकिन दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि अगर ये ब्लॉक रुका हुआ होता, ठीक है, मान लीजिए ये ब्लॉक रुका हुआ होता, सिचुएशन कुछ और होता, या इस केस में भी इधर फोर्स लगा करके हम ब्लॉक को रोक देते। अगर ब्लॉक रुका हुआ है then you can take any two perpendicular axes. अगर ब्लॉक रुका हुआ है then you can take any two perpendicular axes. आप ऐसे ऐसे भी ले सकते हो, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो आप ले सकते हो। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इफ द ब्लॉक रेस्ट पर है, इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट देन कैन टेक एनी टू परपेंडिकुलर एक्सिस। तब आप कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले सकते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 है वह फोर्सेस जो एक्सिस के अलोंग होगा, एक्सिस के ही लाइन में होगा, उसको एज इट इज छोड़ देना है। सो लीव द फोर्सेस along the axis. Leave the forces along the axis. क्या मतलब, देखिए मैंने दो एक्सिस ड्रॉ किया, ये along the inclination और ये perpendicular to inclination। ये मेरा एक्सिस हो गया। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस समझिए, समझने के लिए ये एक्स एक्सिस समझिए, ये वाई एक्सिस समझिए। तो ये जो फोर्स है ना, देखिए ये इसी एक्सिस के ही सीध में है, तो इस फोर्स को कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि ये जो एक्सिस है उसी के सीध में है। देखिए बट व्हाट अबाउट दिस फोर्स, ये फोर्स एक्सिस के अलोंग नहीं, देखिए ना ही इस लाइन के अलोंग है ना ही इस लाइन के अलोंग है, ये फोर्स एक्सिस के अलोंग नहीं है। तो इसके साथ एक काम करेंगे, ये फोर्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए एक्सिस लेना इंपॉर्टेंट है। एक्सिस कैसे ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। सो स्टेप 3 क्या था, लीव द फोर्सेस अलोंग द एक्सिस, जो कि एक्सिस के अलोंग होगा उसको छोड़ दीजिए एज इट इज, ये नॉर्मल एज इट इज छोड़ देंगे। सो लीव द फोर्सेस अलोंग द एक्सिस एज इट इज। एज इट इज का मतलब जैसा वो है। स्टेप 4, break the force not along axis into components। वह फोर्स जो एक्सिस के अलोंग नहीं होगा उसको आप कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। तो आपको वेक्टर में ये सिखाया गया है कि कैसे कंपोनेंट में फोर्स को ब्रेक करते हैं, लेकिन मैं यहां वापस से इसको सिखा रहा हूं, समझने का अच्छे से कोशिश कीजिएगा। सी दिस इज mg, और ये जो mg है वो एक्सिस के अलोंग नहीं है, ना ही इसके अलोंग है ना ही इसके अलोंग है, तो इसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। आप क्या करो, अपने पेन को देखिए, ये पेन है आपका, ये पेन का निब है, इस पेन के इसको टेल को जहां पे फोर्स लग रहा है वहां दिखा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से इस फोर्स के कंपोनेंट लेंगे, तो देखिए एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा, एरो बार से देखिएगा, ये फोर्स ये एक्सिस, तो फोर्स का पहला कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, ये फोर्स ये एक्सिस, फोर्स का पहला कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, यूं करके, ये फोर्स ये एक्सिस, ये फोर्स ये एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, ये दो कंपोनेंट हो जाएंगे। देखिए ये एंगल थीटा है,
कंपोनेंट लिखने का तरीका होता है फोर्स जिधर गए उतने एंगल का cos थीटा। ये फोर्स इधर गए तो ये वाले एंगल का cos थीटा लिखना है आपको। किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, मान लीजिए mg है, तो mg इंटू cos ऑफ दिस एंगल, जितना एंगल आप ट्रेवल किए, मतलब ये एंगल मुझे निकालना होगा। सो सी दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90, क्योंकि ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड था, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। तो ये फोर्स इसका इधर की तरफ कंपोनेंट, तो mg cos 90 minus theta, so this component of this force is mg sin theta। cos 90 minus theta क्या होता है, sin theta। अब इसमें सब लोग को शुरू में कंफ्यूजन होता है, मैं नहीं चाहता आपको हो। कैसे कंफ्यूजन होता है, बच्चे कैसे सवाल पूछते हैं ऐसे, सर ये mg है, ये थीटा है, तो mg का इधर की तरफ mg cos थीटा। अरे भैया mg ये है, इधर लिख रहे हो तो इनके बीच का एंगल देखोगे ना, ये फोर्स है जिधर एक्सिस जा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का एंगल देखेंगे ना, ये वाला एंगल थोड़ी देखेंगे, ठीक है। तो ये mg sin थीटा होगा। सिमिलरली देखिए ये और ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन था, तो ये एंगल पूरा 90 डिग्री हो गया। ये लाइन और ये लाइन तो परपेंडिकुलर था ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा, तो mg का इधर की तरफ कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, ठीक है। अब ये mg रहा नहीं, ये mg निपट लिए, खत्म। इसके बदले दो फोर्स हो गए, mg sin थीटा इधर में, mg cos थीटा इधर में। अब इस mg को भूल जाइए, इस mg sin थीटा और mg cos थीटा को याद रखना। इसलिए मैंने कहा था देखिए पेन का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोर्सेस हैं उसको मैंने एक पेन से दिखाया, मतलब एक कलर से, देखिए नॉर्मल mg रेड से दिखाया था। जिस भी फोर्स का कंपोनेंट लिख रहा है उसको मैंने अलग पेन से दिखाया, ये ध्यान रखना है। तो ये 4 स्टेप था। स्टेप नंबर 5 वो मैं यहां लिख रहा हूं, जो कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है। स्टेप 5 है कि देखिए दो एक्सिस ले लिया आपने, और हम लोग दो एक्सिस जान करके ऐसे लिए हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक बात है। इस एक्सिस में मोशन हो रहा होगा और इस एक्सिस में कोई भी मोशन नहीं होगा। आप में से कोई पूछ सकता है कि सर काहे इस एक्सिस में कोई मोशन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है कि ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन से कूद करके इधर की तरफ गिर जाए, बोलो नहीं हो सकता। या ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन को फाड़ करके अंदर घुस जाए, नहीं हो सकता ये भी। मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो सकता। तो स्टेप 5 है कि परपेंडिकुलर टू मोशन, मोशन के परपेंडिकुलर, मोशन तो इधर हो रहा है, इधर की तरफ ये ब्लॉक एक्सलेट करेगा, इस मोशन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। सो मोशन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 का मतलब जितना फोर्स इधर होगा उतना ही फोर्स इधर होगा, तब ना दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये कितना है n, ये कितना है mg cos थीटा। तो नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। ये इस केस में नॉर्मल हो जाएगा। आपसे पूछा था नॉर्मल ऑन द ब्लॉक, देखिए ये नॉर्मल ऑन द ब्लॉक हो गया। दूसरा स्टेप 6, स्टेप 6 जिधर मोशन हो रहा है along द मोशन, जिधर मोशन हो रहा है उधर की तरफ आप इक्वेशन लिखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ, जो कि था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां हम लोग कहेंगे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया m, एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है, तो एक्सेलरेशन हो गया a, और नेट फोर्स जिधर मोशन हो रहा है, मोशन इधर हो रहा है, इधर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, देखिए mg sin थीटा, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, mg तो रहा नहीं, निपट लिया। mg sin थीटा इधर लग रहा है, इधर ही along द मोशन बस एक ही फोर्स है, ये सब along द मोशन नहीं है, तो परपेंडिकुलर था, निपटा दिया, सब कट गया। तो along द मोशन बस एक ही फोर्स है, mg sin थीटा। तो फोर्स हो गया mg sin थीटा, फोर्स इज इक्वल्स टू इस ब्लॉक का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m कटा, एक्सेलरेशन कितना हो गया, g sin थीटा। नाउ लुक एट दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। ये जो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक है, ये इस ब्लॉक के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये जो एक्सेलरेशन है कितना है, g sin थीटा, ये इस ब्लॉक के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। 3 kg का ब्लॉक लो, 5 kg का ब्लॉक लो, 50 kg का ब्लॉक लो, इट डजंट मैटर टिल दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज सेम, सबके लिए एक्सेलरेशन सेम होगा। एंड दैट मींस
अगर एक्सेलरेशन सेम है और मैं पूछूं कि यहां से यहां तक आने का टाइम क्या होगा, अगर मैं कहूं मैंने इस ब्लॉक को यहां से रिलीज कर दिया है, रिलीज क्या है मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0, ये डिस्टेंस को s मान लीजिए, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इधर की तरफ अगर मोशन लिख दें सो s इज गिवन, दोनों को मैंने यहीं से रिलीज किया है, एक 2 kg का है एक 5 kg का है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, डिस्टेंस सेम है, इनिशियल वेलोसिटी 0, सो दोनों के लिए टाइम क्या होगा, सेम होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर किसी टावर से 2 ब्लॉक को गिराते हैं तो दोनों ब्लॉक अगर सेम हाइट से गिर रहा है तो दोनों ब्लॉक सेम टाइम पे गिरता है, अंडर रूट 2h/g मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि दोनों के लिए एक्सेलरेशन g ही होता है। सिमिलरली इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होता है, दिस एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल तो मास पे डिपेंड कर रहा है, mg cos थीटा वो मास पे डिपेंड कर रहा है। अब इसमें अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना चाहूं तो कभी भी ऐसे कर सकता है कि ये जो नॉर्मल है इसका थीटा के साथ ग्राफ बना दीजिए, ये जो नॉर्मल है इसका थीटा के साथ ग्राफ बना दीजिए, ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 0 से 90 डिग्री में नॉर्मल थीटा के साथ कैसे वेरी करेगा। तो आप लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ बनाए होंगे, नहीं बनाए हैं तो यहां सीख लीजिए, मैं सिखा दे रहा हूं साइन और कॉस का ग्राफ। देखिए साइन थीटा ग्राफ ऐसा होता है, ये साइन थीटा ग्राफ है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270, ये 360, 90 बढ़ाते जाइए, और कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। ये ग्राफ सब लोगों को याद रखना है, नोट करके लिख लीजिएगा, ये फिजिक्स में 2 ही चीज यूज करेगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस का ग्राफ यहां से शुरू होता है, ये 0 पे, ये यहां शुरू होता है, ये 90, 180, 270, ये 90 तक है, 180, 270 और ये 360। मुझे 0 से 90 बनाना है और किसका ग्राफ बनाना है, नॉर्मल का। तो देखिए नॉर्मल किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे। कॉस थीटा ग्राफ 0 से 90 में कैसा है, ऐसा, बस सेम ग्राफ बना लीजिए, ये देखिए ऐसा। जब थीटा 0 होगा तो cos 0 1 होता है, नॉर्मल कितना, mg के बराबर। जब थीटा 90 होगा cos 90 0, नॉर्मल भी 0। सिमिलरली अगर मैं कहूं एक्सेलरेशन ग्राफ बनाइए थीटा के साथ, तो ये भी बहुत आसान, एक्सेलरेशन sin थीटा पे डिपेंड कर रहा है, sin का ग्राफ 0 से 90 में ऐसा है, 0 से 90 बना दीजिए, क्यों करके ये 90 डिग्री, ये 0, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 90 पे होगा, जब 90 पुट करेंगे तो sin 90 1 होता है, sin 90 1 होता है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू c के बराबर, ठीक है। सो विद दिस इंट्रोडक्शन टू 2 इंपॉर्टेंट फोर्सेस ऑफ मैकेनिक्स, mg and normal, let's wind up this lecture, right? So this is it for the day. Thank you for being with us. Have a great day.